हाय गाइस, माई सेल्फ नीरज कुमावत और आप जिस चैनल पर हैं उसका नाम है एसएससी अड्डा 24/7। दोस्तों आज हम बात करेंगे, मेरे पीछे आपको जो दिखाई दे रही है ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करती हूँ जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई। और हर उस एस्पिरेंट को जो एसएससी या फिर रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं उनको बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है जब इस पीरियोडिक टेबल की बात आती है। आपको लगता है कि एक भूल भुलैया है और जिसमें एक बार शुरू कर दिया तो हम खो जाएंगे। और इसी डर के चलते हम लोग कभी इस पीरियोडिक टेबल के डर से निकल ही नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, आज हम इसी के बारे में सिर्फ बात करेंगे। और यकीनन मैं इस पीरियोडिक टेबल की सीरीज को चला रही हूँ। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी एग्जाम जिनमें पीरियोडिक टेबल आती है, ये मैं हर छोटे एकेडमिक लेवल की बात करूंगी एस्पिरेंट की, या फिर आप बात करेंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सबके लिए सीरीज बहुत ही बेहतरीन रहेगी। तो शुरू करते हैं। आप इसे इस तरह से समझिए कि प्रकृति के अंदर बहुत सारे तत्व थे और वक्त वक्त पर नए नए प्राकृतिक तत्वों को भी खोजा गया। आने वाले वक्त में या फिर पिछले वक्त में मनुष्य ने ही कुछ कृत्रिम तत्व भी बनाए। आप ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जिंक, इन सब की बात करते हैं तो ये तत्व हैं, इन्हें तत्व कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अभी तक, हाँ, एनसीईआरटी में मेंशन है, हालांकि और सारे तत्व खोज लिए गए हैं, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल का अंतिम तत्व की अगर बात करें तो 118 नंबर पर आता है। यानी कि हम यहाँ पर समझते हैं कि 118 तत्व प्रकृति में हैं। और इन 118 तत्वों को, या फिर जब पीरियोडिक टेबल बनी थी तो उस टाइम तक कम तत्व थे, लेकिन आगे चलकर बढ़ते गए, खैर वो बात अलग है। तो प्रकृति में जितने तत्व थे उनको कैटेगराइज करने की जरूरत थी, वर्गीकृत करने की जरूरत थी। वक्त वक्त पर तमाम सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने कोशिश किया कि वो एक ऐसी सारणी बनाए, एक एक ऐसा तरीका बनाए जिस तरीके से इन तत्वों को वर्गीकृत किया जा सके, उनकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, उनके गुणधर्मों के बिहाफ पे, उनके काफी सारे कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए। अब इस कैटेगरी में काफी सारे साइंटिस्ट आए, चाहे वो हम यहाँ पर बात करेंगे कि डॉबेरिनर हो जिसका त्रिक नियम था, या फिर हम न्यूलैंड की बात करें जिन्होंने अष्टक नियम दिए। लेकिन आज हम बात करेंगे आवर्त सारणी, और सबसे पहले आवर्त सारणी जो है वो दमित्री मेंडलिफ नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। दमित्री मेंडलिफ ने आवर्त सारणी को सबसे पहले बनाया और उन्होंने इस आवर्त सारणी को, इन तत्वों को जमाने की कोशिश की। अब प्रश्न ये उठता है कि मैडम, इन्होंने किस आधार पर इन तत्वों को जमाया, बेस क्या था, क्या क्राइटेरिया इन्होंने लिया इन एलिमेंट्स को जमाने के लिए। तो इन्होंने हर तत्व का एटॉमिक मास, यानी कि द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कह दीजिए, उस आधार पे जमाया। अब प्रश्न ये उठता है कि मैडम मास नंबर क्या है, तो आइए शुरू करते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि दमित्री मेंडलिफ ने, हमने कहा कि आवर्त द्रव्यमान संख्या के आधार पर इसको जमाया था। अब द्रव्यमान संख्या जो है वो बेसिकली संख्या होती क्या है। जब हम द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप इंग्लिश में देखें तो इसे हम लोग एटॉमिक मास भी कह देते हैं। तो ये जो मास नंबर या एटॉमिक मास है, ये होता क्या है, किसी भी तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और उसके अंदर प्रेजेंट न्यूट्रॉन की संख्या का एडिशन होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु के अंदर, किसी भी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में जो एडिशन होगा उसको हम लोग मास नंबर कह देते हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन है, आप सबको पता है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। वजह क्या है, इसे समझते हैं। तो बेसिकली अभी मैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात करती हूँ और हाइड्रोजन 1 ही नंबर पे आता है, तो क्यों आता है। और हीलियम 2 नंबर पे आया तो क्यों आया, लिथियम 3 नंबर पे आया तो क्यों आया। क्योंकि हाइड्रोजन के पास में, क्योंकि यदि मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो आप इसे समझिएगा कि हाइड्रोजन के पास में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या तो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के पास में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो आप अगर ए का फॉर्मूला देखें तो P प्लस एन होता है, और अगर आप P प्लस एन करते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, अब हीलियम की बात करते हैं। हीलियम 2 नंबर पर इसलिए आया क्योंकि जो आपका हीलियम के अंदर प्रोटॉन है और हीलियम के अंदर न्यूट्रॉन की बात करूं तो इन दोनों के अंदर जो है वो कितने होते हैं, 2 ही प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, और इस वजह से इनका जो मास नंबर या एटॉमिक मास आ रहा है या फिर द्रव्यमान संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 + 2 = 4 आ रही है।
और इन दोनों के बीच में आज तक ऐसा कोई एलिमेंट आया ही नहीं जिसकी द्रव्यमान संख्या 2 आ सके या 3 आ सके। तो एक के बाद में 4 ही आया एटॉमिक नंबर, इसलिए हीलियम को दूसरा स्थान दिया गया दमित्री मेंडलीव की आवर्त सारणी में। लिथियम 3 नंबर पे क्यों आया? लिथियम 3 नंबर पे इसलिए आया क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर एस्टिमेट आइडिया देखें तो 3 और 3, और इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो इसके पास में 6 होते हैं इसका एटॉमिक नंबर। तो 5 और 6 नंबर का कोई एलिमेंट नहीं आया अभी तक और आएगा भी नहीं, इसलिए लिथियम हमेशा तीसरे स्थान पे रखा गया। तो ये तो कहानी थी कि आखिरकार उन्होंने जमाया कैसे। तो मैं बात कर रही हूँ दमित्री मेंडलीव की, और उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को जमाया किसके आधार पे? उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल जमाई एटॉमिक मास के आधार पे, और इस तरह से उन्होंने अपने तत्वों को जमाया। लेकिन दमित्री मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हम नहीं पढ़ते क्या मैडम? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन फिर भी एक गड़बड़, हालांकि छोटी मोटी गड़बड़ तो और भी हुई है, पर एक जो सबसे बड़ी गड़बड़ हुई वो ये हुई कि उन्होंने नहीं बता पाए वो समस्थानिकों के स्थान। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहाँ रहेंगे ये नहीं बता पाए। अब प्रश्न ये उठा कि मैडम आइसोटोप क्या होते हैं? क्या होते हैं आइसोटोप? आओ समझते हैं। देखो, आइसोटोप वो चीज है, वो तत्व है जिनके आपस में, यानी कि इन्हें समस्थानिक भी कहते हैं, वो तत्व हैं जिनके आपस में परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। परमाणु क्रमांक तो जो है, यानी कि हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर तो इक्वल होते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, यानी कि ए जो है वो अनइक्वल होते हैं, असमान होते हैं, और ये जो है वो क्या होते हैं? समान है। अब ट्विस्ट देखिए आप, इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब Z समान है मतलब क्या मैडम? समझ नहीं आया तो थोड़ा पेशेंस रखो। तो कहानी यहां पर हुई कि जो आपका परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है मैडम? किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उन्हीं को ही हम लोग जो है वो Z कह देते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक कह देते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी भी एलिमेंट में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है और उनका A यानी कि आपका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है तो उनको हम आइसोटोप कह देंगे। कोई एग्जाम्पल मैम? एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम? बिल्कुल समझ सकते हैं। अब सुनो, किसी एटम के अंदर आपको यह भी ध्यान रखना है कि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी समान होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बात की कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक समस्थानिक होता है जिसे हम P से प्रेजेंट करते हैं, प्रोटियम होता है। दूसरा D से प्रेजेंट करते हैं, ड्यूटीरियम होता है। और तीसरा T से प्रेजेंट करते हैं जिसे टाइटेरियम कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 जो है वो आइसोटोप्स थे जिन्हें हम प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइटेरियम कहते हैं। अब इन तीनों की कहानी से मैं समझाऊंगी कि आखिरकार आइसोटोप क्या है और दमित्री मेंडलीव की आवर्त सारणी को नेग्लेक्ट करने का, खत्म करने का रीजन ये क्यों बने। क्योंकि आपको ये समझ में आया कि दमित्री मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को के एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था, द्रव्यमान संख्या के आधार पर जमाया था। और अभी हमको पता लगा कि समस्थानिक वो होते हैं जिनका द्रव्यमान जो होता है वो असमान होता है, यानी कि अनइक्वल होता है। कैसे? अभी मुझे पता है आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब समझ आएगा। आप देखिए कि हाइड्रोजन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है 1, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन होता है 1, और हाइड्रोजन के पास में न्यूट्रॉन जो है वो 0 होता है। और इसी तर्ज पर आपको पता है कि A = P+N होता है, तो हाइड्रोजन के पास में जो है वो द्रव्यमान संख्या भी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। आओ अब मैं इनके समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या समझती हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के पास में चूंकि प्रोटॉन कितना था? 1, और आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइटेरियम में भी प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है।
ऐसे ही हाइड्रो, आपको ये भी पता है कि अगर प्रोटॉन एक है तो ये तो सबको पता है कि परमाणु क्रमांक भी एक हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो होते हैं। फिर हमने कहा कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एलिमेंट के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी इक्वल है। और आइसोटोप जो है वो क्या है, जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो। अब वो तो अपने आप बाकी चीजें इक्वल हो गई, क्योंकि जितना परमाणु प्रोटॉन होता है उतना Z होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन आपको ये भी बताया गया, अब न्यूट्रॉन देखते हैं। हाइड्रोजन के पास में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन प्रोटियम के पास भी एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन ड्यूटेरियम के पास में जो है वो एक न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटेरियम के पास में जो है वो 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन अलग अलग होने के कारण यदि आप उनकी द्रव्यमान संख्या को खोजेंगे तो A इक्वल्स टू कितना आता है, P प्लस N। तो इसके पास प्रोटॉन कितना है, 1, और न्यूट्रॉन कितना है, 0। तो इसका द्रव्यमान कितना आया, इसका द्रव्यमान आया 1। जबकि इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे इसके पास प्रोटॉन है 1 और इसके पास न्यूट्रॉन भी कितना है, 1, तो इसका द्रव्यमान आया 2। और इसी तर्ज पर आपको ध्यान रखना है कि इसके पास प्रोटॉन 1 है और इसके पास जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो 2 है, तो इसका द्रव्यमान आया 3। क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है तो इसका जो है वो द्रव्यमान भी देखेंगे आप, द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वो भी क्या है, अलग अलग है। अब समस्थानिक कौन है, समस्थानिक वो हैं जिनके प्रोटॉन्स तो इक्वल हों, लेकिन जिनके एटॉमिक जो है वो बेसिकली जिनका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर तो इक्वल हो, लेकिन मास नंबर जो है या फिर एटॉमिक मास जो है वो अनइक्वल हो, तो ये आपस में क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। अब दमित्री मेंडलीफ ने क्या किया कि भाई अगर परमाणु क्रमांक द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान संख्या के आधार पर अगर पीरियोडिक टेबल जमाई तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा था, ये तो समझ में आया, लेकिन हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा था तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, जो आइसोटोप है प्रोटियम, वो तो हाइड्रोजन के साथ में 1 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन ये बचे हुए दोनों कहाँ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद में तो सीधा आ रहा है हीलियम। तो हीलियम के जो समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक जो ड्यूटेरियम और टाइटेरियम है, वो कहाँ जाएंगे, हीलियम की जगह तो वो रह नहीं सकते। ये 2 नंबर पे आने वाला द्रव्यमान वो कहाँ जाएगा, तो ड्यूटेरियम और टाइटेरियम की स्थिति नहीं बता पाए दमित्री मेंडलीफ जब पूछा गया। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो हाइड्रोजन के या तो पास में रहे या फिर उनको अलग से जगह दी जाए। लेकिन जब दूसरे नंबर पे हीलियम आ रहा है तो आप ड्यूटेरियम और टाइटेरियम को कहाँ रखोगे, ये बात मेंडलीफ नहीं बता पाए, इसलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो गलत करार हो गई। तो आज की इस सीरीज में तो हमने जाना कि आवर्त सारणी क्यों बनाई गई, और दूसरी चीज कि दमित्री मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या थी, और तीसरी चीज ये जानी कि दमित्री मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी जो है वो क्यों निकल के आई। कल के सेशन में हम जानेंगे कि आखिरकार नई आवर्त सारणी यानी कि नई पीरियोडिक टेबल किसकी बनाई गई, किस बेस पे बनाई गई, और उसकी क्या खूबसूरतियां हैं और उसकी क्या कमियां हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे बैच में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अपने साइंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डाउनलोड लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, वो ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। और जब आप डाउनलोड करते हैं और तो आप अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, और इसी में आपको होम पेज मिलेगा। यहाँ पर जब आप ऑल कोर्सेज की लिस्ट में एसएससी में जाएंगे, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की, तो आप सीजीएल पे जाइए और आप यहाँ पर महापैक ले सकते हैं, ब्रह्मास्त्र नाम का बैच ले सकते हैं। अभी यहाँ पर डबल वैलिडिटी चल रही है, और डबल वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आप एक कोड लगाते हैं अड्डा के किसी भी पेड बैच में एनरोल करने के लिए, यदि आप कोड लगाते हैं Y698 तो आपको 80% डिस्काउंट इस कोड से मिल जाता है। और मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये कोड लगा सकते हैं। महापैक में 27 महीने, हालांकि महापैक 12 महीने का होता है, लेकिन आपको 27 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। 27 महीने में सीजीएल के जितने बैच आएंगे वो सब आपके, इसके अंदर लगभग 4500 से ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं और 1100 से ज़्यादा आपको ई बुक्स मिल जाती हैं इस बैच में। तो इस बैच में अगर आप एनरोल करोगे, Y698 कोड लगाओगे, तो आपको ये बैच लगभग 2400 रुपये का मिल जाएगा।
उससे भी कम मिलेगा, क्योंकि अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है मंथ एंड सेल का। इसी तरह ब्रह्मास्त्र बैच जो कि 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इसमें Y698 कोड यूज करते हैं, ये आपको 1400 रुपये 1300 रुपये का पड़ेगा, वो भी 24 महीने के लिए। इसी तरह से अगर आप CGL की तैयारी ना कर कर अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं, तो आप CHSL का महापैक ले सकते हैं। यहाँ पर आपको CHSL का भी महापैक देखने को मिलेगा, जो 1600 रुपये में मिल जाएगा आपको 27 महीने की वैलिडिटी के साथ। इसी तरह MTS के लिए भी आपके पास में काफ़ी सारे बैच है। इसी तरह अगर आप रेलवे के सेगमेंट में जाते हो, तो आपके पास में रेलवे का भी महापैक है, जो 27 महीने की वैलिडिटी मात्र 1600 रुपये में मिलेगा। और इसके अलावा SSC और रेलवे महापैक भी मिलेगा, जो कि आपको 3500 के आसपास का पड़ेगा, जिसमें SSC और रेलवे दोनों का कॉम्बिनेशन है। और 27 महीने में ना आपको किसी SSC के बैच को लेने की जरूरत, ना ही किसी रेलवे के बैच को लेने की जरूरत। तो दैट इज द ऑल थिंग्स गाइस, होप सो आपको ये सेशन और ये सीरीज अच्छी लगेगी। मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज SSC Adda 24/7। थैंक यू सो मच।